नमस्कार सभी को मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग जो आज बात कर रहे हैं वो एक बहुत छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन स्टूडेंट की समझ ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। एक बार तो आरएएस मेंस में पूछा गया था कि आच्छादन का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ वे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 नहीं पढ़ा रहे, हम अलग से पढ़ेंगे, तब मूल अधिकार पढ़ेंगे तब। लेकिन मुझे यहाँ दो सिद्धांत आपको समझाने हैं, एक पृथक्करण का सिद्धांत और एक आच्छादन का सिद्धांत। जब पृथक्करण का सिद्धांत और आच्छादन के सिद्धांत की हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 13 पे हमें थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, बाकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे तब आपको मूल अधिकार पढ़ाऊंगा। तब देखिए, अनुच्छेद जो 13 बना तो उसमें 3 धाराएं थी। अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(3). अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(3) और अनुच्छेद 13(4), जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि 13(4) मूल संविधान में नहीं थी, आपका 24वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसको जोड़ा गया। यानी ये मूल संविधान का पार्ट थी, ये मूल संविधान में, ये मूल संविधान में, ये मूल संविधान में नहीं थी। इसे 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। ये 4 अनुच्छेद क्या कह रहे हैं, फिर आपको दोनों सिद्धांत समझ में आ जाएगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? अब आपको पता है कि कानून की हम बात करें तो बहुत से कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने के चले आ रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं जिनको यथावत हमने जारी रख रखा है। यानी संविधान तो बाद में बना है, उससे पहले के कानून जो भारत में लागू थे वे कानून आज भी चले आ रहे हैं। समझ गए? यानी एक कानून पहले के, यानी लिख रहा हूं अनुच्छेद 13(1). एक कानून वे जो हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 के बाद में बनाए, यानी संविधान लागू होने के बाद में बनाए। इसका मतलब 13(2). देखिए, अनुच्छेद 13(1) कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी कोई कानून बने हैं तो वे कानून संविधान के अनुसार होने चाहिए। अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो वे कानून शून्य घोषित किए जाएंगे, वे कानून शून्य होंगे। ये अनुच्छेद 13(1) हो गया। अनुच्छेद 13(2) कह रहा है कि वे कानून जो 26 जनवरी 1950 के बाद में बने, 13(2) बाद में बने, तो उनको भी संविधान के अनुसार होना चाहिए। अगर वे संविधान के अनुसार नहीं है तो वे कानून, वे विधि क्या होगी? शून्य होगी, कोई काम की नहीं है, उसे शून्य घोषित किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। क्लियर? फिर समझे, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, वे विधि जो 26 जनवरी 1950 से पहले की बनी हुई है उनको संविधान के अनुसार होना चाहिए। 13(2) कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बन गया, इसके बाद में जो भी कोई विधि बनी है उस विधि को संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो विधि क्या है? शून्य है। बताइए मित्रों, अनुच्छेद 13(1) याद हुआ कि नहीं हुआ? अनुच्छेद 13(2) याद हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, कोई समस्या? अनुच्छेद 13(1) याद हो गया, अनुच्छेद 13(2) हो गया। एक पहले की विधि, एक बाद की विधि, दोनों विधियों को संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 13(3) ये कह रहा है कि विधि क्या है? अरे भाई, कौन सी विधि की बात कर रहे हो? विधि क्या है? विधि की क्या परिभाषा है? ये अनुच्छेद 13(3) में बताई गई है। और विधि की परिभाषा ये बताई गई है कि संसद, कौन? संसद या विधान मंडल, भाई केंद्र में संसद और राज्य में विधान मंडल, यानी संसद या विधान मंडल जो भी कोई नियम बनाएगा वे विधि है।
ये जो भी कोई परिपत्र जारी करेगा वे विधि है, जो भी कोई अधिनियम बनाएगा वे विधि है, जो भी कोई अधिसूचना जारी करेगा वे विधि है। समझ गए? यानी सरकार मतलब संसद या विधानमंडल द्वारा जो भी नियम, परिपत्र, अधिनियम, अधिसूचना, प्रथा जो भी कोई जारी होगी तो वे सब क्या है? विधि। तो अनुच्छेद 13(3) में क्या बताई गई है? विधि। विधि की परिभाषा ये भी समझ में आ गई। आपसे पूछे विधि क्या है, आप बताएंगे अनुच्छेद 13(3) के अनुसार विधि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, अधिसूचना बनाई जाती है, परिपत्र जारी किए जाते हैं, तो वे सब क्या है? विधि। 13(4) मैं पहले बता चुका हूं, अनुच्छेद 13(4) मूल संविधान में नहीं था। आपको मैंने एक वाद करवाया था, ध्यान हो तो आपको। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, उसमें ध्यान हो तो एक निर्णय मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि विधि है, विधि विधि है, चाहे वे सामान्य विधि है, चाहे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किए जाने की विधि, विधि विधि है। और विधि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। करवाया ना मैंने आपको, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले में। जिन स्टूडेंटों ने नहीं देखा है उन्हें देख लेना। आपस में कड़ी बेटा जुड़ी हुई है। ये बातें इसलिए समझा रहा हूं कि तब प्रस्तावना वगैरह हम लोग शुरू करेंगे तो बहुत आराम से आपके समझ में आएगा। इसलिए टुकड़े में छोटी छोटी बातें मैं आपको निकाल निकाल के समझा रहा हूं ताकि वहां आपको थोड़ा दिक्कत ना आए। ठीक है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा कि विधि विधि है, चाहे वे सामान्य विधि हो, चाहे वे संविधान संशोधन 368 के तहत हो। उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन लाया गया 1971 में, मैंने करवाया। इसमें 13(4) जोड़ दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन विधि शब्द में नहीं आते। ठीक है? ये बाद में जोड़ा है। अब आपके ऊपर का बात समझिए, कोई समस्या? आप समझिए पृथक्करण का सिद्धांत क्या है और आच्छादन का सिद्धांत क्या है। देखिए, पृथक्करण का सिद्धांत यह है कि माना कि संसद ने कोई कानून बनाया, कोई कानून बनाया, कोई विधि बनाई। क्लियर? अब एक कानून में माना कि 20 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 20। हो सकता है 20 में से 19 धाराएं क्या हो? सही हो, और एक धारा क्या हो? गलत हो। तो पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि आप केवल उस धारा को हटा दो जो धारा गलत है, संपूर्ण कानून को आपको समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा शरीर है, मेरे शरीर में एक अंगुली खराब हो गई, कोई काम की नहीं हुई, तो मेरे शरीर को समाप्त ना करके उसकी एक अंगुली को काट दीजिए। ये क्या हो गया? पृथक्करण का सिद्धांत हो गया। समझ में आ गया होगा? पृथक्करण का सिद्धांत यानी पूरे कानून को समाप्त ना करके, पूरे कानून को समाप्त ना करके केवल उस भाग को समाप्त कर देना जिससे दिक्कत हो। जैसे कि आपका एक अधिनियम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, अधिनियम 2000, और इसकी धारा है 66A। क्या नाम है? 66A। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A। सूचना प्रौद्योगिकी एक बहुत बड़ा कानून है। धारा 66A ये कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अगर किसी प्रकार की कोई पोस्ट की जाती है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी कर ली जाएगी, ऐसा कहा जाता है। मुंबई की 2 छात्राएं, उन्होंने फेसबुक पे कुछ पोस्ट डाली, पुलिस ने उसे धर्म के विरुद्ध या आपस में भड़काव के रूप में माना, तो क्या किया? इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो एक श्रेया सिंघल, उन्हीं में से एक श्रेया सिंघल सुप्रीम कोर्ट पहुंची, उन्होंने याचिका लगाई कि इस तरीके से हमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19(1) की हमें जो स्वतंत्रता दी गई है उसका उल्लंघन है। कोर्ट ने सुना उसको, और सुनने के बाद में यह कहा कि यह धारा एकदम गलत है, स्वतंत्रता का हनन है। तो पूरा आईटी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को समाप्त ना करके
उसकी धारा 66A को समाप्त कर दिया। दोस्तों ये है पृथक्करण का सिद्धांत। क्लियर? जो खराब है उसको निकाल दीजिए, बाकी रखिए, काम का है। अब बात बताता हूं मैं आपको आच्छादन का सिद्धांत। माना कि कोई विधि है, कोई विधि संविधान के विपरीत है और पता है हमें विपरीत है। अब आप ध्यान रखना, जिस दिन संविधान और उस विधि में टकराव होगा कि विधि की माने या संविधान की माने, तो ध्यान रखना उस विधि पे भारत का संविधान हावी हो जाएगा, यानी छा जाएगा। वे विधि नीचे दब जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा? संविधान आ जाएगा। छा जाएगा संविधान उस विधि के ऊपर, तो संविधान की चलेगी, विधि की नहीं चलेगी। मित्रों इसे कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसे क्या कहते हैं? आच्छादन का सिद्धांत। कि कोई विधि संविधान कभी भी, माना कोई विधि है, अनुकूल नहीं है लेकिन समाप्त नहीं किया, पता नहीं कौन सी परिस्थितियों में हमें उस विधि की आवश्यकता पड़ जाए, पता नहीं कौन सी परिस्थितियों में हमें उस विधि की आवश्यकता पड़ जाए, तो उस विधि को दोस्तों, उस विधि को समाप्त ना करके उसे पड़े रहने दीजिए। तब कभी टकराव होगा विधि और भारत के संविधान के बीच में, तो दोस्तों ध्यान रखना, वे उस समय भारत का संविधान उस विधि पर हावी हो जाएगा। इसे कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। कोई समस्या? पृथक्करण का सिद्धांत समझ में आ गया, आच्छादन का सिद्धांत समझ में आ गया, आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A क्यों 28 समझ में आ गया, 13A क्या कह रहा है, 13(2) क्या कह रहा है, 13(3) क्या कह रहा है, 13(4) क्या कह रहा है। बताइए कोई समस्या? दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट है जिन्हें आप हल करने का प्रयास करें और इनके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का आगे का जो पार्ट है संविधान चलेगा। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।